नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं कि अखबार में क्या था हमारे लिए पढ़ने लायक। और हो जाए शुरुआत एक पॉजिटिविटी से। कहा जाता है पदम ही सर्वत्र गुण ही निर्धीयते। और इसका मतलब है कि आप ऐसे इंसान बने कि जब आप जहां भी जाएं वहां अपने पैरों की छाप छोड़ के जाएं, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपके पास वो गुण है और उस गुण की इज्जत हमेशा की जाएगी। आइए शुरुआत की जाए सेशन की। पहला टॉपिक जो आज देखने को मिल रहा था, हालांकि बहुत कुछ इसमें पढ़ने को तो नहीं है, पर एक अच्छा आइडिया लग रहा है। Mizoram, Chhattisgarh record over 70% polling. Now, I would really be talking about democracy here कि डेमोक्रेसी तब बेहतरीन तरीके से काम कर रही होती है या अपने अच्छे से रंग को दिखा रही होती है if there is a turnout of 70%, 80%, it shows that how the people are interested to form or maybe to respond to a government's thing and maybe to elect the people. तो डेमोक्रेसी में अगर इतनी अच्छी वोटिंग हो रही है तो वाकई में वहां लोग वोटिंग का मतलब समझ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी लगभग समय समय पर बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन भी चलाता रहा है, जहां पे वो कोशिश करता है कि लोगों को पता चले कि उनकी वोटिंग राइट्स है, और बहुत सारे यहाँ पे प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि वो आके वोट दे सके। दूसरा, हम लोकेशन बेस्ड एक पढ़ना चाहते थे। इसमें बस हम लोकेशन देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि अब आप यूपीएससी का मेंस देखिए, किसी का भी प्रीलिम्स देखिएगा, तो वो नाम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो क्लूचेवोस्कोय वोल्केनो है, क्लूचेवोस्कोय वोल्केनो है, और ये इरप्ट हुआ है रशिया में। रशिया में इरप्ट हुआ है। अब हमें देखना है कि रशिया के किस पार्ट में है ये। अगर आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पता है, अगर आपको पता है कि कहां पे कौन सा प्लेट सबडक्ट कर रही है, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि ये कहां होना चाहिए। तो हम लोग इसका लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे, और ये फार ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा रशिया के। क्या है फार ईस्टर्न पार्ट, कहां पड़ता है, आइए चर्चा करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स के चैनल पे। ये देखिए आपके सामने दिख भी रहा है। अगला देखते हैं। कॉटन आउटपुट टू बी 6% लोअर दिस ईयर। एग्रीकल्चर का मेरा थीम है, और समझने की बात यह है कि आखिर कॉटन प्रोडक्शन स्ट्रगल कर क्यों रहा है। कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बीटी कॉटन लाया गया था। आज बीटी कॉटन की हालत भी खस्ता क्यों हो रखी है। बीटी कॉटन लाया गया था कि कुछ पिंक बॉलवॉर्म्स हो या कुछ और जो पेस्ट हो उनसे वो लड़ सके, पर ऐसा क्या हो गया कि अब बीटी कॉटन भी उनसे लड़ नहीं पा रहा है। ये हम समझेंगे अपने एग्रीकल्चर के थीम में। और कॉटन का प्रोडक्शन अगर आप देश भर में देखें तो कॉटन का प्रोडक्शन कितना है भारत में, बाकी जगह कितना है, हमें क्या सपोर्ट मिलता है, क्या हमारे खिलाफ जाता है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर मॉनसून प्ले करता है, और अगर वो कम हुआ है तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आएगी आएगी, और मॉनसून का कॉटन पे डायरेक्ट संबंध दिखता है। वैसे तो कॉटन का एक निर्धारित एरिया दिखता है जो ब्लैक सॉइल के आसपास है। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ब्लैक सॉइल किन एरियाज में मिलती है और कैसे ये बनी है। आप नीचे कमेंट करके बता। ब्लैक सॉइल। आइए, we have some free grains to cost government at least another 15,000 crore per year। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेरा थीम है, और इसमें हम देखना चाहेंगे, कल भी हमने आपसे बात कही थी कि आप जितना फ्री ग्रेन्स देंगे उतना ही आप अपना एक्सचेकर बर्डन बढ़ाएंगे। 15,000 करोड़ पर ईयर देना ग्रेन्स के लिए कुड बी अ चैलेंज फॉर परपेचुएटी। आप अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो चैलेंज हो सकता है। समय आ गया कि आप आइडेंटिफाई करें, लोगों तक टारगेटेड चीजों को पहुंचाएं, तभी भला हो सकता है, नहीं तो आप लगातार फंसे रह जाएंगे और यहां पे आपका एक्सचेकर बर्डन बढ़ता रह जाएगा। ये टैक्स पेयर का मनी है, इसको बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इनसे आपका एक आदत भी बनता है कि लोग वेस्टफुलनेस में चले जाते हैं, वो वेस्ट करने में चले जाते हैं। तो जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे लोग, दिक्कतें आएंगी। आपको इसके एवज में करना चाहिए था, यू शुड हैव इंक्रीज द एजुकेशनल लेवल। आपको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए था ताकि लोग खुद समर्थ बन सकें कुछ खरीदने में। दिस वुड बी आवर आइडिया देयर। अगला जो टॉपिक था, 7.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ टीबी इन 2022 शोज डब्ल्यूएचओ ग्लोबल रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट आई है, और मेरा हेल्थ का थीम है ये सारी थीम्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगी, जो चंद्रमौली एसआईआर नाम से है। और आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे हमको देख सकते हैं, जहां पे हम इस सारी का एनालिसिस करते रहते हैं। समझिएगा, अभी जब कोविड आया तो टीबी के केसेस लगभग घटते जा रहे थे। अब रीजन समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आपने सिर्फ कोविड नापा हो सकता है आपने टीबी को थोड़ा कम आंक लिया हो, पर अब टी जब कोविड का थोड़ा इंपैक्ट कम होता दिख रहा है तो अचानक से टीबी के केसेस वापस बढ़ने लगे, और कहा जा रहा है 7.5 मिलियन न्यू केसेस, विच इज अ न्यू हाई।
1995 से जब से डब्ल्यूएचओ ने इसको असेसमेंट करना चालू किया है, पहली बार 7.5 मिलियन केस आए हैं और ये चिंताजनक है। पॉइंट ये है कि आखिर हम अपने टारगेट पे रह पा भी रहे हैं कि नहीं। 2025 तक का हमारा टारगेट था कि 50% तक हम टीबी के केसेस कम कर देंगे, कहां हुआ, नहीं हो पा रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू मॉनिटर, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी सपोर्ट टू द पेशेंट्स। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है जो अभी देखने को मिल रही है डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में। अगला देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट है। आफ्टर वायरल वीडियो आईटी मिनिस्ट्री इश्यूज वार्निंग टू सोशल मीडिया साइट्स ऑन डीप फेक। समझिएगा, डीप फेक्स एक सिंथेसिस का तरीका है जिसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स, न्यूरल नेटवर्क्स बहुत सारे इमेजेस को स्टडी करके किसी भी इनकोड और डिकोड के टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक का चेहरा दूसरे के ऊपर, एक की आवाज दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। डीप फेक इतना फेक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जेन्युइन है कि फेक है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव गॉट दैट ऑब्जर्वर्स आई। और डीप फेक का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का गलत ऑकवर्ड इमेज बना दिया जाता है, गलत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल पोजीशंस में इमेज और वीडियो बना दी जाती है जब वो परेशान हो सकते हैं जिससे, और इससे मानसिक रूप से वो परेशान हो सकते हैं। लीगल देखा जाए अगर तो हमारे पास अभी बहुत लॉ नहीं है, रेगुलेशंस के एआई के ऊपर कोई अभी लॉ नहीं बना है। पहला प्लेचली डिक्लेरेशन साइन हुआ है यूके में जहां भारत भी मौजूद रहा है, पर अब उससे क्या निकल के आ रहा है अभी देखना बाकी है ये सब चीजें। आइए देखते हैं, द मैसिव डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्गो, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्डर। पहला तो आपको यह समझना होगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत परेशान है पिछले 20-25 सालों से। यहां पे भी फिलहाल हालत वैसी है, ट्राइबल एथनिसिटी, हुतूज, तुत्सीज और एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ते हैं। रवांडा बगल में बॉर्डर बना के बैठा है और रवांडा में जब भी जीनोसाइड की बातें हुई हैं, रवांडा से बॉर्डर लगता है, इसलिए सारा ईस्टर्न कॉन्गो हमेशा परेशान रहा है। और उसके परेशान होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन है कि यहां से फिल्ट्रेट होकर वॉर आया रवांडा से और पूरा ईस्टर्न कीवू वाले रीजन को परेशान किया है। कॉन्गो में देखा जाए तो आज एथनिसिटी की बात अगर इतनी गहरी हो चुकी है तो लोग मारने पे उतारू हैं। एक जमाना था जब एक हुतू मारते थे तुत्सी को, अब तुत्सी मार रहे हुतू को, तो यही चलता जा रहा है और इस सब में पूरा एक रीजन जो है वहां पे एम्ब्रॉयड हो चुका है और जिसके कारण माइग्रेशन पैटर्न बढ़ चुका है, माइग्रेशन हो रहा है ठीक ठाक तरीके से। इसी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पर ये रुक नहीं पा रहा। 25 साल से चल रहा है ग्रेट वॉर दैट इज गोइंग ऑन देयर इन कॉन्गो। आपको नीचे कमेंट करके एक चीज बतानी है कि कॉन्गो के बॉर्डर्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बॉर्डर्स किस किस कंट्री से लगते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही और हमें जरूर देखने आइएगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, जबरदस्त तरीके से हम लोग वहां काम करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बता दें आपको, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता आएगी आपके पास। जय हिंद।